फारिया, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और तुमने आज भी मेरे जूते पॉलिश नहीं किए। ये मेरा छोटा भाई अहद था। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं जो अभी नाश्ता टेबल पर लगा रही थी जल्दी से उसकी बात सुनते हुए हॉल में पहुंची और बोली, अहद, तुम्हारे कपड़े मैंने तुम्हारी अलमारी में लटका दिए थे और जूते भी पॉलिश करके वहीं रखे थे। तभी वो बोला, वो मुझे ब्राउन वाले जूते नहीं पहनने, मुझे ब्लैक शूज़ पहन कर जाने हैं। थोड़ी देर बाद बड़े भाई का बेटा अयान भागता हुआ आया और बोला, फूफो प्लीज़ मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दे, मामा अभी सो रही हैं। ठीक है अयान बेटा, मैं आपको अभी तैयार कर देती हूँ, मैं बस जल्दी ही नाश्ता टेबल पर लगा लूँ। इतनी सी बात कहते हुए मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। हर किसी को अपने काम पर जाने की जल्दी थी। तीनों भाभियाँ अभी तक सोई पड़ी थी क्योंकि वो जानती थी कि रूटीन के मुताबिक सारे काम मुझे निपटाने थे। बड़े दोनों भाइयों को भी काम पर जाने के लिए मैंने कपड़े वगैरह दे दिए थे और बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। अब घर में बिखरा सारा बिखेड़ा समेटने में मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम लगना था। अभी तक मैं वो बिखेड़ा उठाने में लगी हुई थी कि तभी दोनों छोटी भाभियाँ उठी। नाश्ते के बाद वो दोनों भी अपनी ड्यूटी पर चली गई। वो दोनों गवर्नमेंट टीचर्स थी। थोड़ी देर बाद बड़ी भाभी की आवाज़ सुनाई दी, फारिया, नाश्ता बन गया है तो मुझे भी ला दो। रात भी ठीक से खाना नहीं खाया था, और हाँ, आज पराठा नहीं खाऊंगी, मेरे मैदे में बहुत ही ज़्यादा तेज़ाबियत है, इसलिए मेरे लिए एक सूखी रोटी बना दो। मैं जल्दी से इस बात में सर हिलाती हुई किचन की तरफ दौड़ी। भाभी के लिए नाश्ता तैयार किया। बड़ी भाभी घर में ही होती थी लेकिन वो भी काम नहीं करती थी बल्कि सारा दिन मुझ पर हुक्म सादिर करती रहती। कभी कभी बहुत दुख होता कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो इस तरह मुझे दूसरों की गुलामी करते देखकर उन्हें बहुत दुख होता। शायद इसी वजह से वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकी थी। सारे घर के काम करने के बाद अभी मैं दोपहर में फारिग हुई थी कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया। दोपहर में सबके आने से पहले मुझे हर हाल में खाना रेडी करना था और ऊपर से भाई और भाभीयों की नई नई फरमाइशें, वो पूरी करते करते मैं थक गई थी, लेकिन मुझे यहाँ ज़िंदगी गुजारना थी। इसी वजह से मैं हर काम आगे भाग भाग कर करती ताकि किसी को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना हो। एक भाभी के सारे काम निपटाती, दूसरी अपने कामों की लंबी फहरिस्त मुझे बना देती। अगर ज़रा सी ताख़ीर हो जाती तो मुझे ताने देती कि उस भाभी के इतने काम कर दिए, क्या वो ज़्यादा सगी है? क्या मेरे शोहर की कमाई तुम नहीं खाती? इसलिए अपने आप को देने के लिए 1 मिनट भी मेरे पास वक्त नहीं था और दिन ब दिन मेरी उम्र गुजरती जा रही थी। मैं 35 साल की हो गई थी लेकिन कोई भी ढंग का रिश्ता मेरे लिए नहीं मिलता था। ना ही कभी घर वालों ने मेरे लिए इतना टाइम निकाला था कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ सकें। आज मुझे अम्मी की बेहद याद आ रही थी। अम्मी मुझे न जाने क्यों छोड़कर चली गई थी। रात के खाने के बाद सारे कामों से फारिग होकर मैं चारपाई पर लेटी। नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। न जाने क्यों आज जी भर के रोने को दिल चाह रहा था। न जाने ज़िंदगी ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहाँ ना मैं आगे जा सकती थी और ना पीछे। सिर्फ बेबसी मेरा मुकद्दर बनकर रह गई थी। सारी रात जाकर आंखों में कट गई। सुबह जब तहज्जुद की अजान हुई मैंने अपने आंसू पर काबू पाते हुए वज़ू किया और रूटीन के मुताबिक तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी। तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुझे ऐसा महसूस होता जैसे दिल को बहुत सुकून मिला हो। यही वो टाइम था जब मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब होती। कामों में उलझनों में बाज़ दफ़ा तो नमाज में ताख़ीर कर देती, लेकिन अब कई दिन से दिल बहुत उदास था। इसी वजह से मैं अपने अल्लाह के नज़दीक होती जा रही थी। आज भी जैसे तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठी, दिल चाहता था कि अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हर किस्म का गिला शिकवा करूं कि या अल्लाह, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे नसीब में ऐसा इंसान लिख दें जो मेरा ख्याल रखे, जो मुझे भी प्यार की नज़र से देखे और समझे, ना कि मुझे एक नौकर समझकर सारा दिन मुझसे घर के काम काज करवाए, जो मेरे जज्बात को समझे। मैं बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी। तभी अल्लाह और मेरे दरमियान की गुफ्तगू में उस वक्त एक वक्फा आया जब किसी के अमीन बोलने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ये एक अनजानी आवाज़ थी। मैंने अमीन बोलते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरा और पीछे की तरफ मुड़ी। पीछे की तरफ देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम फारिया है। हम 4 बहन भाई थे, 3 भाई और मैं अकलौती बहन। मेरे 2 भाई मुझसे बड़े और एक मुझसे छोटा था। अब्बा बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे, जबकि अम्मा हम चारों बहन भाइयों का बोझ उठाए हुए थी।
लेकिन लोगों के घरों में काम करने के बावजूद भी उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर हमारा बहुत पुराना था लेकिन काफ़ी बड़ा था। अब्बा के ज़माने का बना हुआ था ये घर। जैसे ही बड़ा भाई पढ़ लिख कर नौकरी लगा तो उस घर की कुछ मरम्मत करवा कर अम्मा ने बड़े भाई की शादी खाला की बेटी से करवा दी। अम्मा जानती थी कि खाला की बेटी पढ़ी लिखी होने के साथ बहुत ज़्यादा नखरे वाली भी है, लेकिन ये अम्मा की भांजी थी, इसीलिए अम्मा उसे अपने ही घर में लाना चाहती थी। भाभी के आते ही घर का माहौल बदला क्योंकि अम्मा बीमार रहने लगी थी और घर में कमाई सिर्फ बड़े भाई की इतनी थी जिससे हम तीनों बहन भाइयों के खर्चे भी पूरे होते और अम्मी की दवाइयों के अखराजात भी। इसलिए हम लोग भाभी के शुक्रगुजार थे। छोटे दोनों भाई अक्सर गिला करते कि बहन सारा दिन काम करती रहती है जबकि भाभी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें कह देती कि कुछ नहीं होता, मैं काम करने से कौन सा थक जाती हूँ, अपने घर का ही तो काम है। कुछ महीनों बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। अब सारे घर की जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पर आन पड़ी थी। मैं सारा दिन घर के काम करती और भाभी सारा दिन बैठकर देखती रहती। भाभी के अपने भी 2 बच्चे हो गए थे लेकिन उन्हें किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों छोटे भाई भी पढ़ लिख गए। तीनों भाइयों को मेरे रिश्ते की कोई फिक्र नहीं थी और भाभी, उन्हें तो मुफ्त की नौकरानी मिली थी। वो तो चाहती नहीं थी कि मेरी शादी हो। मैं अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि हमारे माशरे में लड़कियों का अपनी शादियों के बारे में बात करना बहुत नागवार समझा जाता था। इसी वजह से मैं सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती। अपने आप का ख्याल न रखने की वजह से मैं अपनी उम्र से कहीं बड़ी लगने लगी थी। छोटे दोनों भाइयों ने लड़कियां पसंद की और बड़े भाई से उस बारे में कह दिया। भाई ने वक्दन फक्दन दोनों भाइयों की शादियां कर दी। छोटी दोनों भाभियां गवर्नमेंट टीचर्स थी। उनके तो फैशन ही ख़त्म नहीं होते थे। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो जॉब भी करती थी। आखिरकार उनकी कमाई भी घर के अखराजात में खर्च होती और बड़ी भाभी उनके शोहर की भी अच्छी खासी कमाई थी। इसी वजह से तीनों के नखरे आसमान को छू रहे थे। अब भाइयों के साथ भाभियों के कामों की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर थी। जैसे ही उनके बच्चे हुए उनके काम करना भी मेरे ज़िम्मे था, लेकिन मैं सबके काम खुशी खुशी करती क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे इस घर में रहना है। लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी कि मेरे बारे में कोई सोचे। उन्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उन्हें सिर्फ काम से गर्ज थी जो मैं सारा दिन करती रहती। सुबह उठते ही घर के सारे काम निपटाने के बाद दोपहर के काम शुरू हो जाते और फिर शाम का। इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता। मुझे अपने आप का होश तक न रहता, लेकिन किसी को भी मेरी इतनी परवाह नहीं थी कि मैं भी इंसान हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ या फिर थक जाती हूँ। हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी की पड़ी थी। बड़े भाई चाहते थे कि मैं अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लूँ। दोनों चाहते थे कि हम अपने अपने लिए इकट्ठा कर लें। न जाने तीनों एक साथ रहकर किस तरह गुजारा कर रहे थे। उस दिन भी मैं रूटीन के मुताबिक सोकर उठी। घर के दीगर काम निपटाने के बाद नाश्ते के लिए किचन में घुस गई। घर के सब अफराद अभी तक सो रहे थे क्योंकि सभी अपने अपने टाइम पर जागते और अपने अपने काम के लिए निकल जाते थे। एक वाहिद मैं थी जिसकी कोई रूटीन नहीं थी। जिस वक्त काम से फारिग होती कुछ देर आराम कर लेती। उस दिन अभी मैं किचन में काम निपटाने के लिए घुसी थी कि तभी मुझे छोटे भाई आहद की आवाज़ सुनाई दी। फारिया आपी, मेरे कपड़े कहाँ हैं और आज आपने मेरे जूते भी पॉलिश नहीं किए। ये मेरा छोटा भाई था, मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं जो भी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा ही रही थी, जल्दी जल्दी उसकी बात सुनने के लिए हॉल में पहुंची और बोली, आहद, तुम्हारे कपड़े मैंने तुम्हारी अलमारी में लटका दिए थे और जूते भी पॉलिश करके वहीं रखे थे। तभी वो बोला, आज मुझे वो ब्राउन वाले जूते नहीं पहनने, मुझे ब्लैक शूज़ पहन कर जाने, प्लीज़ वो जूते पॉलिश कर दें। मैंने हाथ में पकड़ी प्लेटें जल्दी से टेबल पर रखी और भागती उसके कमरे की तरफ गई। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जल्दी जल्दी उसके ब्लैक शूज़ निकाले, उन्हें पॉलिश करके वहीं रखा और भागती हुई दोबारा से हाथ धोकर नाश्ता लगाने लगी। तभी बड़े भाई का छोटा बेटा अयान भागता हुआ आया और बोला, फुप्पो प्लीज़ मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी कर दे, कल भी मैं लेट हो गया था, टीचर से डांट पड़ी। मैं बोली, ठीक है अयान बेटा, मैं आपको अभी तैयार कर देती हूँ, बस मैं जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दूँ। इतनी बात कहकर मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। हर किसी को अपने काम पर जाने की जल्दी होती थी। तीनों भाभियाँ अभी तक सोई पड़ी थी क्योंकि वो जानती थी कि रूटीन के मुताबिक सारे काम मुझे निपटाने थे।
बड़े दोनों भाइयों को भी काम पर जाने के लिए मैंने कपड़े वगैरह दे दिए थे और बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी कर लिया था। जल्दी से बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किया और उन्हें स्कूल के लिए अलविदा कह दिया। अब घर में बहुत ज़्यादा बिखेड़े थे। उन बिखेड़ों को उठाने में मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम लगता था। मैं अभी ये बिखेड़ा समेटने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे छोटी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। फारिया, मेरे लिए नाश्ता रेडी है ना? मुझे स्कूल के लिए निकलना है। दूसरी भाभी भी पीछे ही आ गई। मुझे भी नाश्ता दे दो, मेरी भी वैन आने वाली है। बच्चे उनसे पहले ही जा चुके थे, जबकि ये नवाबों की तरह से लेट उठ रही थी और नाश्ता करते ही वो दोनों भी अपने अपने बैग उठाकर नौकरी के लिए चली गई। बड़ी भाभी बाद में उठकर बोली, फारिया, मेरे लिए भी नाश्ता बना दिया है ना? और हाँ, आज मैंने पराठा नहीं खाना। मेरे मैदे में पहले ही बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, इसलिए मेरे लिए एक सूखी रोटी बना दो और एक अंडा फ्राई कर दो। मैं जल्दी से इस बात में सर हिलाती किचन की तरफ दौड़ी। भाभी के लिए नाश्ता तैयार किया। छोटी दोनों भाभियाँ अपनी जॉब की वजह से कोई काम नहीं करती थी, जबकि बड़ी उनकी ज़िद में कोई काम ना करती, बल्कि सारा दिन ही मुझ पर हुक्म सादिर करती रहती। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो इस तरह मैं दूसरों की गुलामी करता मुझे देखती तो उन्हें दुख होता। शायद इसी वजह से वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकी। सारे घर के काम करने के बाद मैं भी फारिग हुई थी कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया। दोपहर में सबके आने से पहले मुझे खाना हर हाल में रेडी करना था और ऊपर से भाई और भाभीयों की नई नई फरमाइशें वो पूरी करते करते मैं थक गई, लेकिन मुझे यहाँ ज़िंदगी गुजारना थी। इसी वजह से मैं हर काम आगे भाग भाग कर किया करती ताकि उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका न दूँ। एक भाभी के सारे काम निपटाती तो दूसरे अपने कामों की लंबी फहरिस्त मुझे थमा देती। अगर ज़रा सी ताख़ीर होती तो मुझे ताने देती कि उस भाभी के तो इतने काम करती हो, तो मेरे करते हुए क्या होता है? क्या वो तुम्हारी ज़्यादा हैं? मेरे भी शौहर की कमाई खाती हो। मैं थक गई थी ये ताने सुनते सुनते। आज भी दोपहर के वक्त बड़ी दोनों भाभीयों से झड़प हुई थी। वो दोनों खर्चे के बारे में आपस में झगड़ा कर रही थी। मैं दोनों की बात में कुछ भी नहीं कह सकती थी, जबकि तीनों भाई अभी तक कामों से नहीं आए थे। वो दोनों लड़ाई में मुझे घसीट रही थी। बड़ी भाभी कह रही थी, सारा दिन ये तुम्हारे काम करती है, इसका खर्चा तुम्हारे ज़िम्मे है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरा कौन सा खर्चा है। साल भर में से 2 से 3 जोड़े मुझे कपड़ों के लेकर देते हैं, बाकी तो मैं कोई खर्चा कभी उनसे मांगती ही नहीं थी। और कभी कभार ईद के त्यौहार के मौके पर भाई मुझे 400-500 थमाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करते। उस वक्त ये सारे मेरे फ़राइज़ भूल गए थे, यानी सिर्फ ये याद था कि ये हमारी बहन नई नौकरानी है। नौकरानी समझकर सारा दिन मुझसे काम करवाते, लेकिन जब कभी मेरे खर्चे पूरे करने की बात आती तो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। न जाने क्यों आज मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी। रात का खाना सबको खिलाने के बाद मैं किचन वगैरह समेट कर जाकर सोने के लिए लेटी, लेकिन नींद थी कि मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात रोते हुए गुजर गई। आज मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। भाइयों को मेरे रिश्ते की भी परवाह नहीं थी। कभी कोई इक्का दुक्का रिश्ता कोई आंटी रिश्ते वाली लेकर भी आती तो मुझे नापसंद करके चले जाते। उसके बाद भाभीयों के लाखों ताने मेरे लिए तैयार होते। कोई मुझे कहती कि तुम्हारी तो शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं, शादी इसी वजह से रुकी हुई है। कोई कहती कि काश तुम पढ़ लिख जाती तो तुम्हारा कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाता। ये बातें सुनते सुनते मैं थक गई थी, उकता गई थी अपनी ज़िंदगी से। मेरी माँ मेरे पास होती, मेरे दुख सुख में शरीक होती, लेकिन उस वक्त मैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। रोते रोते किस तरह से मेरी सारी रात कट गई। सुबह जैसे ही तहज्जुद की अजान हुई, मैंने अपने आंसू साफ करते हुए वज़ू किया। रूटीन के मुताबिक तहज्जुद की नमाज़ अदा करने लगी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मुझे ऐसा महसूस होता कि दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला हो। यही वो टाइम होता था जब मैं अपने अल्लाह के बहुत करीब होती थी। कामों की उलझनों की वजह से बाज़ दफ़ा मैं नमाज में ताख़ीर कर देती, लेकिन अब कई दिन से मेरा दिल बहुत उदास था। इसी वजह से मैं अल्लाह के नज़दीक होती जा रही थी। आज भी जैसे ही मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए उठी, वज़ू करने के बाद नमाज अदा करने लगी। दिल चाहता था कि अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हर किस्म का गिला शिकवा करूं। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह,
आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा नसीब क्यों नहीं खोल देते? मेरे नसीब में भी ऐसा इंसान क्यों नहीं लिख देते जिसे मेरा ख्याल हो, जो मुझे प्यार की नज़र से देखे और अपना समझे, ना कि मुझे एक नौकर समझकर सारा दिन मुझसे करके काम काज करवाए। कोई ऐसा मेरे नसीब में लिख दें जो मेरे जज्बात को समझने में ज़रा ताख़ीर ना करे, मुझे सुकून अता फरमाए। मैं अपने अल्लाह के साथ गुफ्तगू में इतनी महव थी कि उस वक्त मैं अपने इर्द गिर्द को मुकम्मल तौर पर भूल गई थी। लेकिन मेरी और मेरे अल्लाह की गुफ्तगू के दरमियान में उस वक्त वक्फा आया जब किसी के अमीन बोलने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। यह एक अनजानी आवाज़ थी। मैंने अमीन बोलते हुए मुंह पर हाथ फेरा और पीछे की तरफ मुड़ी थी। पीछे की तरफ देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी और कमरा उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। हल्की सी रोशनी जो कि कमरे में फैली थी, उस वक्त खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने अपने कानों से आवाज़ सुनी थी, लेकिन कौन था जिसने अमीन बोला था, जबकि मेरा कमरा तो लॉक था। फिर एक अजीब सी खुशबू पूरे कमरे में बिखर गई। ऐसी खुशबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि ऐसी खुशबू मैंने कहाँ सूंघी है। यह खुशबू मेरे नथनों में जाती तो मेरे दिल को अजीब सा सुरूर महसूस होता। अब मैं बहुत ज़्यादा डर भी महसूस कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी कमरे की बड़ी लाइट ऑन की और कुरान पाक खोल कर बैठ गई। कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, लेकिन मुझे अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास हो रहा था। आखिर कौन हो सकता है? कुरान पाक की तिलावत बमुश्किल मैंने की और थोड़ी देर सोने के लिए लेट गई, क्योंकि उठते ही मेरे वही काम शुरू हो जाने थे। सारा दिन थक हार जाती थी। अभी सोकर उठी नहीं थी कि बड़ी भाभी ने घर में हंगामा मचाया हुआ था। शोर की आवाज़ सुनते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि काफ़ी दिन चढ़ गया है और आज मेरी आंख नहीं खुली थी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली तो बड़ी भाभी बर्तन दे देकर मार रही थी और कह रही थी कि आज के बाद मैं अपना खाना अलग बनाऊं। बहुत चाट ली उनकी जूतियाँ, अब मुझसे उनकी गुलामी नहीं होती। भाभी के इस रवैये से मैं बहुत हैरान हुई और जल्दी से भागते हुए जाकर वो बर्तन उठाए जो भाभी ने नीचे गिराए थे। तभी भाभी ने मेरे हाथ से बर्तन खींचे और बोली, तुम हो सारे फसाद की जड़, तुम ही करवाती हो सब कुछ। उन दोनों के सारे काम भाग भाग कर करती हो। वो दोनों तुम्हारी ज़्यादा लाडली हैं, जिनके सारा दिन काम करती हो। मैं बोली, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके भी सारे काम करती हूँ। अगर कोई काम करना है तो मुझे बता दे, मैं अभी कर देती हूँ। तो वो बोली, ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारे कामों की, जाओ दफ़ा हो जाओ, अपने छोटे भाइयों में ही रहोगी अब, क्योंकि मुझसे नहीं तुम्हारे अखराजात उठाए जाते। तभी दोनों छोटी भाभियाँ भी उठकर आ गई थी। दरमियान वाली भाभी का भी पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि उनके साथ ही तो कल से लड़ाई शुरू हुई थी, जबकि छोटी दोनों की लड़ाई का तमाशा देख रही थी। भाई भी घर पर ही मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि सब लोग उन दोनों को बोलता देख रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरा सर फट जाएगा, क्योंकि माँ के होते हुए कभी हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। न जाने क्यों मेरे तीनों भाई अंधे और बहरे हो गए थे। तो मैं बड़े भाई से बोली, भाई देखे ना घर में सब कुछ क्या हो रहा है, आप कुछ करें। तभी बड़े भाई मुझ पर चीखते हुए बोले, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर कोई शक्लो सूरत अच्छी होती तो तुम्हारी कहीं शादी हो जाती। ये मामूली शक्लो सूरत लेकर पैदा हुई हो, इसी वजह से हम सब पर बोझ बनकर रह गई हो। तुम्हारी वजह से हम लोग अलग नहीं हो सकते, नहीं तो हम सब भी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होते। भाई के ये अल्फाज मेरे दिल को चीर कर रख गए कि ये क्या कह रहे हैं। तीनों भाइयों के आपस में झगड़े शुरू हो गए थे, वो भी आपस में एक दूसरे से नोक झोंक कर रहे थे। मैं उस वक्त बुत बनी सारा मंजर देख रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन भाइयों के लिए आज तक मैं इतनी कुर्बानियाँ देती आई हूँ, वो मुझे ऐसे अल्फाज बोलेंगे। मैं उन पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्होंने भी तो मेरी शादी के लिए कोई कोशिश नहीं की। अगर मेरी शक्ल मामूली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी मैं इतनी भी बदसूरत नहीं थी। मेरी ये ढलती उम्र मेरी जवानी और मेरी खूबसूरती को खा गई थी। लेकिन उन्हें कौन बताता कि सारा दिन उनके घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं अपने आप भूल गई थी। काश कि मैंने अपना ख्याल रखा होता और वक्त पर मेरे लिए ये रिश्ता ढूंढना शुरू करते तो आज मैं इस मुकाम पर ना खड़ी होती। आज यूँ ताने और दिलाजारी करने वाली बातें मेरा मुकद्दर ना होती। आज संडे था और सभी लोग घर पर मौजूद थे। मुझे पता था कि सारा दिन ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होना, पहले भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका था।
اور میرے وہ بھی باقی دنوں کی نسبت اتوار کے دن کام بھی زیادہ ہوتے تھے۔ ہر کسی کے کپڑے دھونے، کھانا بنانا، سب کچھ میرے ہی تو ذمہ تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ میں روتے روتے لان میں لگے بیری کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بیری کا درخت میری امی کے زمانے کا تھا، اسے ماں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ سب کو کھانا دینے کے بعد میں وہاں بیٹھ کر جی بھر کر روئی۔ کسی کو بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس وہی خوشبو بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے روتے روتے آنسو صاف کیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے کندھے پر سکن کلر کی چادر پھیلائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہلکی ہلکی داڑھی، اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور تیکھی ناک اس کے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں حیران اور پریشان کھڑی ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، کون ہو تم اور کس طرح سے اندر آ گئے؟ بھائی لوگوں سے کام ہے، میں انہیں بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی میں اندر کی طرف جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تم سے کام ہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، مجھ سے کیا کام ہے؟ اور میرا بازو چھوڑو، کون ہو تم؟ کیسے کسی کے گھر میں گھس آئے ہو؟ تبھی وہ بولا، میں زبردستی نہیں آیا ہوں، بلکہ جس طرح تم یہاں رہ رہی ہو میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ اس کی باتیں مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اندر سے بھابھی کی آواز سنائی دی، فاریہ کہاں مر گئی ہو؟ اندر آؤ، اس کمرے میں جتنا بھی تمہارا سامان ہے سمیٹو اور تم آہد کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ آج اس گھر کا بٹوارا ہوگا۔ بھابھی سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس وقت بھابھی کے کہے الفاظوں پر میں اتنا غور نہیں کر رہی تھی جتنا میرے دل میں یہ دھچکا تھا کہ بھابھی نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تو نہ جانے اب کیا کریں گی۔ میرا دھیان بھابھی کی طرف تھا۔ میں جیسے ہی جانے کے لیے آگے کی طرف بڑھی، بھابھی اندر جا چکی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ اندر گئی اور ان کے آپس میں ہونے والے لڑائی جھگڑے سن سن کر میرے کان تھک گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ عہد کہہ رہا تھا کہ میں آپ ہی کو اپنے حصے میں نہیں رکھوں گا۔ بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا یہ میری ہی ذمہ داری ہے؟ ساری عمر میں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ جبکہ درمیان والی بھابھی اور بھائی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تبھی وہ بھابھی بولی، ٹھیک ہے فارے، آپ ہی میرے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ ویسے بھی مجھے صبح صبح نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے مجھے کسی آیا کی ضرورت تو تھی ہی، اب آپ ہی بچوں کو سنبھال لیں گی۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی میں ہی بچے سنبھالتی تھی۔ اس کے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ وہ کبھی ان کو ساتھ لے جاتی اور کبھی میرے پاس ہی چھوڑ جاتی، لیکن میں نے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ آخر وہ میرے بھائی کے بچے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں آج سب کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان بڑی بھابھی کے ساتھ والے کمرے سے اٹھایا اور دوسرے نمبر والی بھابھی کے کمرے میں شفٹ کر لیا۔ سامان بھی کیا تھا، میرے چند کپڑے اور ماں کی کچھ پرانی چیزیں جو میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ مجھے ان کی یاد دلاتی تھی۔ میرا دل دکھ سے اس قدر بھرا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے اپنا دکھ شیئر کروں، کس کو بتاؤں کہ یہ دل آج کل کس طرح کرچی کرچی ہوا ہے۔ اپنے کپڑے میں الماری میں سیٹ کر رہی تھی، تبھی درمیان والی بھابھی میرے پاس آئی اور بولی، فاریاپی یہ کچھ کچن کا سامان لانا ہے، یہ مارکیٹ سے لے کر آئیں، کیونکہ آج سے ہمارا کھانا الگ بنے گا اور آج کے بعد آپ نے ان دونوں کا کوئی کام نہیں کرنا، آپ صرف اور صرف میرے ساتھ رہیں گی اور میرے ہی کام کریں گی۔ وہ مجھے اس طرح حکم سنا رہی تھی جیسے میں اس کی غلام ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ سے سامان کی لسٹ پکڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں اسی طرح مجھ پر حکم چلاتی تھی جس طرح بڑی بھابھی چلاتی تھی۔ میں وہ لسٹ لے کر اپنا بڑا دوپٹہ اوڑھ کر مارکیٹ کی طرف چل دی۔ مارکیٹ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے قدم اور تیز کر لیے، لیکن یہ قدموں کی چاپ مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے روبرو کوئی چل رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنے پہلو میں دیکھا تو دیکھتے ہی میں تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے گھر میں اس بیری کے درخت کے نیچے ملا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بولی، تم پھر آ گئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا پیچھا نہ کرو۔
आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वो बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तंजिया लहजे में एक लंबी आह भरी और बोली, मुझसे शादी करना चाहते हो? होश में हो क्या? तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है। मैं पूरे 35 साल की हो चुकी हूँ, जबकि दिखने में 40 की लगती हो, और तुम तो अभी भी 25 से 30 साल की हो। तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। तभी वो बोला, जो भी है, बहरहाल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी उम्र या शक्ल नहीं देखी जाती। मोहब्बत तो रूह से होती है। और मैं वहीं खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन सी मोहब्बत? या तो सगे खून के रिश्ते वो मोहब्बत करना नहीं जानते। तुम कौन सी मोहब्बत की बात करते हो? और तुम जानते ही कितना हो मेरे बारे में। मैं जानती हूँ तुम कोई धोखेबाज हो, धोखा देना चाहते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो लूटना चाहते हो। तभी उसने जवाब दिया, तुम्हारे पास एक नेक और अच्छा दिल है, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसको इग्नोर करती हुई आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो दोबारा से मेरे पीछे हो लिया। उसकी यह हरकत मुझे बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए बुरे से बुरे रिश्ते भी आए, वो मुझे ठुकरा कर चले गए। इतना खूबसूरत नौजवान कैसे मेरा रिश्ता मांग सकता है? ये कैसे मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो सकता है? मार्केट से चीज़ें लेकर मैं घर आ गई। अब वो नौजवान मुझे रास्ते में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। न जाने क्यों बार बार मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो रही थी। हालांकि मुझे यही लगता था कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, या फिर वो मेरे घर वालों को कोई धोखा देना चाहता है, जिसकी वजह से ये ड्रामा रचा रहा है। लेकिन मेरा दिल बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा था। उस वक्त जो घर की परेशानियों में मैं घिरी हुई थी, बार बार उसके बारे में सोचकर दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लगी थी। घर पहुंचते ही मैंने दरमियान वाली भाभी का किचन सेट किया, क्योंकि अब मुझे उसके साथ ही रहना था। लेकिन अपने भाइयों को यूं बिखरता हुआ देखकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई। मैं उस माहौल से कुछ दिन के लिए दूर जाना चाहती थी। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी जिसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर करती। माँ, वो भी छोड़कर चली गई थी। कोई भी अपना नहीं था जिसको ये कहती कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, ज़िंदगी में सुकून चाहिए। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुसलसल कोई दरवाज़ा बजा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। उस वक्त सिर्फ बड़ी भाभी घर पर मौजूद थी। मैं भागती हुई दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ एक औरत खड़ी थी। मैं समझी कि शायद बच्चे स्कूल से आए होंगे या दोनों भाभियाँ आई होंगी, लेकिन उस औरत को वहाँ खड़े देखकर मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उस औरत को मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। ना तो ये कोई हमारी रिश्तेदार थी और ना ही कोई मोहल्ले की थी। तभी मैं बोली, जी, किससे मिलना है आपको? तो उसने जवाब दिया, आप फारिया हो? मैंने इस बात में सर हिलाया और बोली, जी मैं ही फारिया हूँ। वो बोली कि अंदर आने का नहीं बोलोगी? मैं पीछे मुड़कर सामने हाल में बैठी भाभी की तरफ देखने लगी। तभी भाभी बोली, कौन है फारिया? मैंने जवाब दिया, भाभी शायद कोई औरत है। भाभी ने जवाब दिया, कौन औरत है और किससे मिलना है? किसी को यूं अंदर ना आने दिया करो। तभी वो औरत बोली, दरअसल मुझे एक रिश्ते वाली ने आपके घर भेजा है, मुझे रिश्ते की बात करनी है। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मैं दरवाजे से एक साइड पर हो गई और बोली, आ जाए अंदर। भाभी के पास बड़े सोफे पर वो औरत बैठ गई। बड़ी भाभी का रवैया तो कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने रिश्ते की बात शुरू की तो भाभी टाल मटोल करने लगी और बोली, देखो भाई, अब तो ये हमारे साथ नहीं रहती, ये मेरे छोटे देवर के पास चली गई है। अब वो जाने और इसकी शादी, हमें इससे कोई लगाव नहीं है। मैं जो चाय की ट्रे उस औरत के सामने रख रही थी, तभी बोली, मुझे शादी नहीं करनी। वो बोली, क्यों? आपको शादी क्यों नहीं करनी? शादी के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम भी करता है, रानियों की तरह रहोगी। भाभी ने नाक चढ़ाते हुए मुंह में कुछ बड़बड़ाया। तभी भाई और भाभी घर में दाखिल हुए, जिनके साथ मैं रहती थी। मैंने भाई से कहा, फहद, ये औरत आई है, इससे बात कर लो। फहद भाई वहाँ बैठ गए और भाभी भी वहीं रुक गई और फहद के साथ ही बैठ गई। तभी उस औरत ने बात शुरू की कि मैं अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती हूँ और मुझे आपकी बहन बहुत पसंद आई है। फहद की बीवी तंजिया मुस्कुराने लगी और बोली, पसंद? और आपको ये लड़की आई है? होश में तो हैं आप? उसकी ये बात मुझे नागवार गुजरी। फहद भी उस वक्त वहाँ बैठा था, अपनी बीवी की बातें सुन रहा था, लेकिन उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इतनी भी बुरी नहीं है।
हाँ, माना कि मेरी शक्ल व सूरत इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी कि किसी को पसंद ना आ सकूं। ये सिर्फ अपनी केयर ना करने के नतीजे में था कि मैं उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। तभी वो औरत बोली, जी मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। बड़ी भाभी बोली, लड़की ना कहें जी, औरत कहें, अब ये लड़की नहीं रही, पूरे 35 साल की हो गई है। अब आप सोच लें कि अपने बेटे के लिए शादी किस लड़की से करनी है, किसी लड़की से या किसी 35 साल औरत से। तभी वो बोली, मुझे इससे गर्ज नहीं कि इसकी उम्र क्या है, मेरा बेटा इसे पसंद करता है और मुझे यही लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, मुझे आपकी रजामंदी दरकार है। फहद ने सोचने का टाइम लिया और बोले, कल तक हम आपको मशवरा करके बता देंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं यहाँ से। जब तक हम लोग आपके बेटे को नहीं देख लेते, आपका घर बार नहीं देख लेते, तब तक कोई फैसला नहीं करेंगे। वो औरत वहाँ से चली गई। लेकिन उसके बाद दोनों भाभीयों ने जो घर में हंगामा बर्पा किया, न जाने उन्हें क्या मसला था मेरी शादी से। आखिर वो क्यों मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी? आज तक सिर्फ उनकी हरदर्मियों की वजह से मैं उस घर में नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। आखिर मेरी भी कोई ज़िंदगी थी, मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता था, लेकिन तीनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हम उस लड़के को देखेंगे, अगर तो वो मुनासिब लगा तो हम फारिया की शादी कर देंगे। अगले दिन वो औरत दोबारा से हमारे घर आई। फहद ने उनका एड्रेस लिया और तीनों भाई उनके घर पहुंच गए। उन्हें वो रिश्ता बहुत पसंद आया और मेरी बात पक्की कर दी। न जाने क्यों मेरे अंदर एक खुशी उमड़ी थी। आज तक मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। न जाने ये खुशी उस घर से छुटकारा पाने की थी या फिर अपनी नई जिंदगी का सफ़र शुरू करने की, लेकिन सच में मैं बहुत खुश थी। वो औरत अकेली ही मंगनी की रस्म अदा करने आई थी। मंगनी की रस्म होने के बाद साथ ही मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मैं जानती भी नहीं थी कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो कौन है और कैसा है। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी थी। भाभीयों के रवैये अभी बिल्कुल उसी तरह थे। वो अब भी मुझसे नौकरों की तरह ही काम करवाती थी। शादी के आखिरी दिनों तक मैं खुद काम करती रही। शादी की शॉपिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं की थी। चंद एक जोड़े थे जो फहद ने मेरे लिए ख़रीदे थे। उसकी वजह से ही उसकी बीवी ने उससे लाख सुना दी थी कि बहन के लिए ही कमाते हो। जहेज लेने से मेरे ससुराल वालों ने इनकार कर दिया था। जैसे ही शादी का दिन आया तो मैं अपने पहलू में बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जो मुझे पहले कई दफ़ा मिल चुका था। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। आज वो मेरा हमसफ़र बन गया था, लेकिन इतना खूबसूरत लड़का मेरे साथ शादी कैसे कर सकता है? मैं आज तक उसे धोखा समझती रही, लेकिन अब मेरी उसके साथ शादी हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। रुखसती के बाद मैं अहमद के घर पहुंची थी। अहमद का घर बहुत ही खूबसूरत था। मेरा इस्तकबाल बिल्कुल शहजादों की तरह किया गया। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। वहाँ खड़े सब लोग मुझ पर फूलों की पत्तियाँ बरसा रहे थे। आगे जाते ही एक बड़े से हाल में एक महफिल सजी हुई थी, जहाँ कुछ हसीन और जमील लड़कियाँ रक्स कर रही थी। मुझे और अहमद को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। आज ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी सारी बदसूरती और सारी उम्र दुल्हन के लिबास ने छुपा ली हो। मेरे पहलू में बैठा ये शख्स इस बात का गवाह था कि वो मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बन चुका है। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था, लेकिन जहाँ मैं खुशी महसूस कर रही थी वहाँ एक कसक थी कि न जाने इतने खूबसूरत नौजवान ने मेरे साथ ही शादी क्यों की। थोड़ी देर के बाद मुझे एक सजे धजे कमरे में ले जाया गया। ये कमरा इंतहाई शानदार था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा खूबसूरत घर और कमरा नहीं देखा था। उस कमरे को खूबसूरत फूलों से मज़य्यन किया गया था। मैं उस कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। अहमद को देखते ही मैं सिमट कर बैठ गई। अहमद मेरे बिल्कुल सामने आ बैठा और बोला, कौन कहता है तुम खूबसूरत नहीं हो? कोई मेरी नज़रों से देखे तुम कितनी खूबसूरत हो, चांद का टुकड़ा हो। उसने मेरी ठोड़ी अपने हाथ में पकड़ते हुए अपने अल्फाज दोबारा से दोहराए थे। मैं शर्मा कर रह गई। तभी वो बोला, मुंह दिखाई में क्या चाहिए? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो उसने जवाब दिया, अरे ये क्या बात हुई? दुल्हन तो तैयार बैठी होती है कि अपने शौहर से मुंह दिखाई में कोई बड़ा तोहफा लें और तुम इनकार कर रही हो। तभी उसने फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये मेरा पहला तोहफा है।
یہ خاص تحفہ ہے۔ یہ پھول میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان پھولوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان کی خوشبو سونگھتے ہوئے اپنے اندر تک اتارنے لگی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو میں نے اکثر اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بہت پیارا تحفہ ہے، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے ان پھولوں کی خوشبو پہلے بھی کہیں سونگھ چکی ہوں۔ تو اس نے جواب دیا، ہاں بہت دفعہ سونگھ چکی ہو، کیونکہ بہت دفعہ انتظار کیا میں نے تمہیں یہ پھول دینے کے لیے، لیکن بے بس ہو جاتا تھا۔ سوچتا تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، لیکن آج تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو، اس لیے یہ پھول تمہیں دے رہا ہوں۔ پتہ ان پھولوں کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی کیا مقصد ہے؟ تو وہ بولا، یہ پھول تمہاری اور میری محبت کی بنیاد ہے۔ جب تک ان کی خوشبو باقی رہے گی ہم دونوں کی محبت برقرار رہے گی، اور یاد رکھنا کبھی ان پھولوں کی خوشبو کو مدھم نہ ہونے دینا۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں جس کے نصیب میں احمد جیسا ہم سفر لکھ دیا گیا تھا۔ تبھی احمد نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں سے ایک سیٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ ہیرے کا سیٹ تھا جس میں سفید اور سرخ رنگ کے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ اس نے یہ خود میرے گلے میں پہنایا۔ میں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا بدلہ دیا تھا۔ اتنے سال صبر اور برداشت کرنے کے بعد آج اس کا انعام مل گیا تھا۔ میں احمد کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنے لگی۔ کئی دن گزر گئے، میں اپنے گھر نہیں گئی۔ نہ جانے کیوں میرا اس گھر میں جانے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی احمد نے مجھ سے اس متعلق بات کی۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو وہاں کھڑے مجسمے جن کی آنکھیں بالکل انسانوں جیسی تھی، انہیں دیکھ کر میں ڈر گئی، کیونکہ یہ مجسمے میں نے یہاں پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ اس کے بعد میں نے کالے رنگ کے لمبے لمبے آدمی دیکھے جن کے دانت ان کے منہ سے باہر تک آ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ اس وقت احمد کو بلانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے احمد کو یاد کیا، احمد کسی ہیولے کی طرح میرے پاس آیا۔ حیرانگی کا ایک اور جھٹکا مجھے لگا۔ احمد میری طرف دیکھ کر بولا، میں یہ بات جان گیا ہوں کہ بہت سی باتیں تم پر کھل چکی ہیں۔ اب میں مزید تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ دیکھو تم جہاں پر رہ رہی ہو یہ کوئی انسانی دنیا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ خوف سے میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ مجھے پکڑتے ہوئے بیڈ تک لایا، مجھے بٹھاتے ہوئے بولا، دیکھو وہ پھول میں نے تمہیں دیے تھے نا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پھولوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کی خوشبو کو مدھم نہ ہونے دینا۔ اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر شک نہ کرنا کہ میں نے تم سے کوئی فریب کیا، کوئی دھوکہ کیا ہے، بلکہ میں سچ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک جن زادو تمہارے گھر کے اس درخت پر کئی سالوں سے آباد تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ سارا بچپن گزارا ہے۔ پھر تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تمہارا رشتہ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن صحیح موقع کی تلاش میں تھا کہ جب تم پر غم کے پہاڑ ٹوٹیں تو میں انسانی روپ میں تمہارے پاس آ گیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ پھر میں نے اپنی ماں کو انسانی شکل دے کر تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ تم حیران ہو رہی ہو نا کہ میں اتنا جوان ہوں اور اتنی تم بڑی عمر کو پہنچ چکی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں تم سے عمر میں کئی سال بڑا ہوں اور تم پہلی اور آخری دفعہ میری محبت تھی۔ نہ جانے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہیں پانا میرا جنون تھا، تمہیں پا کر میں بہت خوش ہوں، اس لیے کبھی ان پھولوں کی خوشبو مدھم نہ ہونے دینا۔ اس کی بات سن کر میں جہاں حیران ہو رہی تھی وہیں بہت خوف زدہ تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں انسانی دنیا میں واپس چھوڑ آتا ہوں، لیکن تمہارے نصیب میں وہی ٹھوکریں ہوں گی، وہی تانے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محبت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہارے کہنے پر تمہیں انسانی دنیا میں اکیلا چھوڑاؤں گا، لیکن میں یہاں ایک ایک پل تڑپوں گا۔ پلیز میری محبت کی قدر کرو۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ تمہیں سب یہاں کی ملکہ سمجھتے ہیں۔ آج سب اپنے اصلی روپ میں تمہارے سامنے آنے کی وجہ سے کتنے شرمندہ ہیں، سب گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت مجھے صرف تمہاری پڑی تھی، اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن اور دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ اس وقت میرا جسم بالکل سن پڑ گیا۔
میں نے احمد کے ہاتھ میں پکڑے پھول اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کی خوشبو سونگھتے ہوئے بولی، سونگھو ان پھولوں کو، یہ خوشبو مدھم نہیں پڑی۔ تم جن زادے ہو یا انسان، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے میرا سب کچھ ہو۔ ہمیشہ تم نے مجھ سے محبت کی، بلکہ جنون کی حد تک کی۔ جب سب میرے اپنے بھی نفرت کرنے لگے، لیکن تم نے مجھے اپنا بنایا۔ میرے لیے یہی کافی ہے، اور میں اتنی محبت کرنے والے شخص کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم ایک جن زادے ہوتے ہوئے اتنے اچھے ہو، شاید اتنے اچھے تو انسان بھی نہ ہو۔ بہت سے انسانوں نے مجھے ٹھکرایا، لیکن تم نے مجھے اپنا کر میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ میرے سامنے ان انسانوں کی کوئی وقت نہیں ہے جو ہمیشہ مجھے دکھ دیتے رہے۔ میرے لیے سب سے خاص تم ہو، لیکن تم سے ایک ریکویسٹ ہے، اس جناتی دنیا میں میں نہیں رہنا چاہتی، میں انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں انسانوں میں ان جنات سے ڈر جاتی ہوں۔ تبھی وہ بولا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ احمد بہت خوش تھا۔ وہ بولا، آج ہی تمہیں انسانی دنیا میں لے کر جاؤں گا اور وہاں اپنا گھر بناؤں گا۔ ہم بالکل انسانوں جیسی زندگی گزاریں گے۔ ہاں، کبھی کبھار کوکاف کا چکر لگا لیا کریں گے۔ اس کے بعد احمد نے انسانی دنیا میں ایک بہت بڑا گھر بنا لیا۔ میرے بھائی اور بھابیاں میری یہ شان و شوکت دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے۔ ہر کوئی میرے سے رابطے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے اپنے تھے، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھابیوں نے اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں احمد کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی احمد مجھے لے کر کوکاف جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی میں ان جنات سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں بہت الگ الگ مخلوق ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اب آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ میں نے احمد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا مجھے جب احمد کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی تو اسے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔